हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मेरे को बहुत दुख है कि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया वो आपको अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप बोर्ड पर ही पढ़ाएं। देखिए बच्चों, फोग आ रहा था लेंस के सामने, क्योंकि नाइट में मैं रिकॉर्ड करता हूँ। रूम को बंद करूँ तो जिस तरीके से आवाज़ गूंज रही है वैसे आवाज़ गूंजती है। ठीक है। और रूम को अगर गेट खुला रखता हूँ तो फिर वो मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर आएगा तो फिर वो बीच में फिल्म पे भी आएगा। ठीक है। तो इस कारण थोड़ा सा ब्लर मेरे को वीडियो खुद को लगा, इसलिए मैंने सोचा कि लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो मेरे लिए भी टिपिकल था। चलिए, तो आपने जैसा बोला मैं वैसा कर रहा हूँ, बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। और चलो बोर्ड पे ही पढ़ेंगे, है ना। ओके, ऑलराइट। तो मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो एक बार आपको वापस से समझा देता हूं। वो है बच्चों, जब हम पढ़ रहे थे ना एनर्जी बैंड के, अरे अभी लास्ट टॉपिक अपन ने वैसे थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही। मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि एक बार के लिए वो जो ठोसों में बैंड था ना, ऊर्जा बैंड, वो एक बार के लिए देख लीजिएगा। मैं मेन पॉइंट समझा रहा हूं कि ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड के आधार पर या बैंड अंतराल के आधार पर भी लिखा जा सकता है। चालक, कुचालक एवं अर्धचालक में अंतर, ये मैं वापस डिस्कस कर रहा हूं, जो कि लास्ट पॉइंट था। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अपन इसको एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों देखिए, जब हम चालकों की बात करते हैं, सबसे पहले अपन चालक के लिए काम करते हैं। जब हम चालकों की बात करते हैं बच्चों, तो चालकों में क्या होता है, देखो दो तरीके के बैंड मैंने आपको बताए। हालांकि बहुत सारे बैंड नीचे हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो बैंड की बात करनी है। एक है संयोजी बैंड, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। और एक होता है संयोजी बैंड से ऊपर वाला बैंड, चालन बैंड, जो संयोजी बैंड से थोड़ी सी ज्यादा ऊर्जा रखता है। ठीक, तो यहाँ पर अपन बोलते हैं नीचे वाला जो बैंड होता है ना बच्चों, वो संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड बोलते हैं। ठीक है, इसे संयोजकता बैंड भी कहा जाता है और इसे संयोजी बैंड भी कहा जाता है। अंग्रेजी में मैं बोलूं तो इसे वैलेंस बैंड कहा जाता है। जबकि ऊपर वाला जो होता है बच्चों, वो चालन बैंड होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्शन बैंड, तो सी भी लिखा जाएगा। अब यहाँ पे चालकों में क्या होता है, लेट सपोज कीजिए कि संयोजकता बैंड यहां तक है, ये ना ये वाला क्राइटेरिया यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सा है, संयोजकता बैंड, वैलेंस बैंड है। तो ये जो चालन बैंड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इससे ऊपर वाला नहीं, ये शायद ऐसा होगा कि ये यहां तक आ रहा है, ये चालन बैंड, ये वाला लेयर। तो आप देखेंगे कि चालन बैंड और संयोजी बैंड में एक ऐसा कॉमन भाग है जहां पर ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं। इसे अति व्यापन बैंड भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अति व्यापन बैंड। ठीक, कुल मिलाकर के चालन बैंड और संयोजकता बैंड जो है, जहां पर एक दूसरे में अति व्यापित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, वो अति व्यापन बैंड कहलाता है। हालांकि ये पूछा जाएगा नहीं। मेन बात यह है कि यहाँ पर एक फिक्स बाउंड्री लाइन नहीं है कि चालन बैंड यहाँ से चालू हो रहा है या फिर संयोजकता बैंड यहाँ पर खत्म हो रहा है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी फिक्स वैल्यू नहीं है कि संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा और चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा, ये जो है वो एक दूसरे में मर्ज नहीं कर जा रही है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर अतिव्यापन देखने को मिलता है। इनका एक पर्टिकुलर लेयर नहीं है जहां से कोई चालू हो रहा है कोई खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे किसी तरीके का बैंड अंतराल है ही नहीं, इन दोनों में किसी तरीके का बैंड गैप है नहीं, बेचारे मिक्स हुए पड़े हैं, एक दूसरे से टच हो रहे हैं, तो फिर बैंड गैप कहाँ से होगा, कोई अंतर होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने बोला कि यहाँ पर किसी तरीके का वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता।
ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है वो अपन नेक्स्ट वाले से समझ लेंगे वो। ठीक है, तो हमने बोलना है कि यहाँ पर वर्जित ऊर्जा अंतराल जिसे डेल ईजी कहा जाता है चालकों के लिए कितना होता है बच्चों, लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये ध्यान में रखिएगा कि अतिव्यापन क्षेत्र चालन एवं संयोजकता बैंड में अतिव्यापन क्षेत्र जितना अधिक होगा उतना ही वो पर्टिकुलर वस्तु जो है वो अधिक चालक होगी। ठीक है, फिर चालकों के बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं अर्धचालकों को ही कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों, ये संयोजी बैंड नीचे वाला या संयोजकता बैंड, वैलेंस बैंड वीबी लिख दीजिएगा आप सिंपली, और इस वीबी के कुछ ऊपर बच्चों होता है चालन बैंड, और इन दोनों में कुछ ऊर्जा अंतराल है। मतलब चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा जिसे हम लिखते हैं ई कंडक्शन, और संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा जिसे हम लिखते हैं ई वी। ठीक है, इन दोनों के मध्य कुछ ना कुछ ऐसा ऊर्जा अंतराल होता है जहां इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो सकता या फिर कोई आवेश वाहक उपस्थित नहीं हो सकता, उसे हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। वापस एक परिभाषा नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कहा है कि सर नोट्स क्लियर नहीं है। बच्चों मेरे पास में जो नोट्स थे वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। उस बच्ची ने भी पूरी कोशिश की है नोट्स को सही देने की, लेकिन कई बार हो जाता है ऐसा कि उतनी क्लैरिटी नहीं बैठ पाती। ठीक है, तो अब समझ लीजिए यहाँ पर क्या लिखना है। वर्जित ऊर्जा अंतराल की परिभाषा बता रहा हूं कि चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा तथा संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा के मध्य का ऊर्जा अंतराल ही वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है, जिसके लिए या फिर जिसमें या जिस ऊर्जा का, ठीक है आप लिख लीजिएगा, कि जिसके अंदर कोई मुक्त आवेश वाहक उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अब इन दोनों के बीच में कितना ऊर्जा अंतराल है, ये डेल ईजी हम लिखेंगे वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये कितना होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि अर्धचालकों के लिए ये लिखनी है, ये वैल्यू जब एग्जाम में आए तो ये वैल्यू लिखोगे। अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा तथा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे अपन। किसके लिए बच्चों, अर्धचालकों के लिए, है ना। हालांकि यहाँ पर आप दो ऐसा दर्शा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है चालन बैंड में और यहाँ पे 2 होल्स हैं कोटर। ठीक है, किसमें, अर्धचालकों में, और नहीं दर्शाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम बच्चों कुचालकों पर, जिसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, अब ये क्या चीज है, इनके लिए कैसा बनता है, तो देखिए समझिए, बहुत सिंपल है। तो ये नीचे वाला तो संयोजी बैंड, ठीक है, और ये थोड़ा सा ऊपर बना दो, ये चालन बैंड। और इन दोनों के मध्य ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये बहुत ज्यादा है, डेली जी, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है, ईसी ईबी। ठीक, वर्जित ऊर्जा अंतराल का अगर कोई फॉर्मूला बोले भी तो ऊर्जा अंतराल ही तो है, उच्चतम ऊर्जा ये है, निम्नतम ऊर्जा ये है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ईसी माइनस ईबी आप लिख सकते हैं फॉर्मूला। ठीक, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है, किसमें, कुचालकों के अंदर। कितना होता है, आंसर है वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बच्चों इनके लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य में सामान्यतः देखा जाता है। ऐसा हमारी बुक में दिया हुआ है, पुरानी किताब पढ़ोगे तो मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कई जगह लिखा हुआ है। चलिए ये सामान्य सी चीज है।
क्या खास बात होती है कुचालकों में? संयोजी बैंड पूरी तरीके से भरा हुआ होता है और चालन बैंड पूरी तरीके से खाली होता है, ये ध्यान रखना। कुचालकों में चालन बैंड जो है वो पूरी तरीके से खाली होता है, पूर्ण खाली, और ये पूर्ण भरा हुआ होता है। ठीक है, अब लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि पूर्ण भरा या पूर्ण पूरित, पूर्ण भरा हुआ। ठीक है, और पूर्णतः खाली। जबकि जब हम अर्धचालकों की बात करते हैं और सामान्य ताप पर बात करते हैं, रूम टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अंशतः खाली और अंशतः भरा हुआ। देखो अंशतः खाली मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, ज्यादा आ सकते थे तो खाली है। ऐसे संयोजी बैंड भी 2 होल्स हैं, ज्यादा हो सकते थे, तो ये अंशतः खाली है और ये भी अंशतः खाली आप लिख सकते हैं या अंशतः भरा हुआ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। वहां पे तो अतिव्यापन हो रहा है तो लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। चलिए, तो ये समझ में आया। मैं एक बार के लिए वीडियो और चेक कर लेता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये चीज तो आपको एग्जाम में अच्छे से बना करके आनी ही आनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और मैं एक बार वीडियो को देख लेता हूँ, उसके बाद में आज अपने टॉपिक पर चलते हैं, वो है अर्धचालक बच्चों। ओके, तो ये डन है मेरे हिसाब से, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में, वो है अर्धचालक, जो इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अर्धचालक में शायद मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, लेकिन इसे अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही अर्धचालकों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक जो है वो पूरा का पूरा अर्धचालकों पर ही निर्भर करता है, ये बात ध्यान में रखिए। और क्यों हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जब ये चलो अपन डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, तो टॉपिक डाल लीजिए आप, अर्धचालक सेमीकंडक्टर। ये वैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, सेमीकंडक्टर जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा बच्चों। अर्धचालक सेमीकंडक्टर, हाँ भाई। देखिए क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था, उम्मीद करता हूँ वो जब अंतर पढ़ रहे होंगे तब आपने थोड़ा बहुत गौर किया हुआ होगा। कुछ इतना है बच्चों कि अर्धचालक जो है इनकी चालकता वैसे कम होती है। किन से कम होती है? चालकों से। चालकों की जो चालकता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उनमें धारा प्रवाह सुगमता से होता है, इनमें उतना सुगमता से नहीं होता। एक कंडीशन है, रूम टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पे इनमें धारा प्रवाह होता है, लेकिन परम शून्य ताप पर ये पूरे कुचालक हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि कोई भी अर्धचालक जो है वह परम शून्य ताप अर्थात 0 केल्विन ताप, ये बात ध्यान रखना, परम शून्य ताप और 0 केल्विन ताप एक ही चीज है। नोट कर लीजिएगा, जहां अपन ने अंतर लिखे होंगे ना, वहां पर वो जो बनाई थी सारणी, वहां पे लिख लीजिएगा 0 केल्विन मैंने लिख रखा है, उसे परम शून्य ताप लिख लीजिएगा। परम शून्य ताप पर अर्धचालक क्या हो जाते हैं? कुचालक हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इनको चालकता दर्शाने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इनकी चालकता जो है वो वास्तविकता में चालकों से कम होती है और कुचालकों से ज्यादा होती है, क्योंकि कुचालकों में तो धारा बहती नहीं है, इनमें बह तो सकती है। ठीक, तो हम बोलते हैं, समझना इस चीज को, कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम, चालकता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है, क्या कहलाते हैं बच्चों? अर्धचालक कहलाते हैं।
अर्धचालक, आधी चालकता प्रदर्शित करने वाले अर्धचालक कहलाते हैं। अब चलो, अगर मैं प्रतिरोधकता से लिखने की कोशिश करूं तो हम बोलेंगे जिनकी प्रतिरोधकता चालकों से ज्यादा, उल्टा होता है ना चालकता और प्रतिरोधकता, तो हम बोलते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालकों से ज्यादा तथा कुचालकों से कम होती है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, तथा इनकी प्रतिरोधकता, इनकी प्रतिरोधकता चालकों से अधिक एवं कुचालकों से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये बात। अब अर्धचालक होते कितने प्रकार के हैं, मैं आपको वही पॉइंट करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक होते कितने प्रकार के हैं, आंसर है 2 प्रकार के। बताओ कौन कौन से। तो मोस्टली बच्चे लिख करके आते हैं एन टाइप और पी टाइप। नहीं बच्चों, ऐसा कैसे, 2 प्रकार के होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक होता है शुद्ध, या फिर जिसे हम बोलते हैं नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक। और शुद्ध नाम से ही पता चल रहा है, प्योर है, इनमें अशुद्धियां नहीं होती। ठीक है, और दूसरा होता है अशुद्ध या फिर बाह्य, बाह्य जिसे अपद्रव्य भी बोलते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक। और फिर ये अपद्रव्य अर्धचालक आगे जाकर के 2 भागों में विभक्त तो हो जाते हैं, जो आपको पता है कौन कौन से, एन टाइप अर्धचालक। अब आप बोलोगे सर स्मॉल एन लिखो, तो बच्चों ये डिनोटेशन है, बहुत सारी किताबों में कैपिटल एन से दिया हुआ है, बहुत सारी किताबों में स्मॉल एन से दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं निकाल सकता। ठीक है, एन प्रकार के अर्धचालक या एन प्रकार के बाह्य अर्धचालक, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, और एक है पी टाइप अर्धचालक या पी प्रकार के बाह्य अर्धचालक। ठीक है, नेज अर्धचालकों को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, नेज अर्धचालकों को। हमारा पहला पॉइंट अब ये हो गया है, नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालकों को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। नेज अर्धचालक देखो, शुद्ध अर्धचालक नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं बच्चों, तो हम बोलते हैं कि वे अर्धचालक जो कि वास्तविकता में शुद्ध होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की अशुद्धि मिश्रित नहीं होती, क्या कहलाते हैं बच्चों, नेज अर्धचालक कहलाते हैं। अब ये एक थोड़ी सोचने या समझने वाली बात है, क्या कोई ऐसी वस्तु पॉसिबल है जो पूर्णतः शुद्ध हो सामान्यतः, आंसर है नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो अशुद्धियां होंगी। तो हालांकि इनमें भी अशुद्धियां होती हैं, लेकिन अशुद्धियों का परिमाण बहुत कम होता है, इस कारण उन्हें फिर शुद्ध की कैटेगरी में लेते हैं। क्या बोलते हैं, अगर अशुद्धियां नगण्य मात्र है तो फिर वो शुद्ध की भांति ही कार्य करेगा। ठीक है, अभी आप समझेंगे इस चीज को। तो हम बोलते हैं वे अर्धचालक, समझिएगा परिभाषा, वे अर्धचालक जिनमें कोई भी अशुद्धि या अपद्रव्य मिश्रित नहीं होता, मिश्रित नहीं होता है, नेज या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। नेज अर्धचालक कहलाते हैं, मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के वो बने हुए होंगे।
अब जब हम अर्धचालकों को बच्चों डिस्कस करते हैं, मैंने आपको उदाहरण बताया था सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर आपने उस चीज को गौर किया हो तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है बच्चों वो चतुसंयोजी परमाणु है ना। उनकी संयोजकता कितनी है? 4 है। अर्थात उनके अंतिम कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऐसे तो कार्बन भी है, कार्बन के भी बाह्य कक्षक में 4 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन कार्बन जो है वो अर्धचालक नहीं, कार्बन कुचालक होता है। अगर हीरे की बात करें तो हीरे में कार्बन क्या है? कुचालक होता है ना। चलिए, तो अभी तो अपन इसी की बात करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की, कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो शुद्ध अर्धचालकों की कैटेगरी के अंदर डाले जाते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। तो जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि अशुद्धियां तो हैं, लेकिन अशुद्धियां नगण्य हैं। कैसे? वो देखिएगा। तो हम बोलते हैं इनमें अशुद्धि परमाणुओं की संख्या तथा अर्धचालक परमाणुओं की संख्या का अनुपात लगभग 1:10⁸ होता है। अब ये थोड़ा सा समझने लायक लाइन है। क्या भाई? कि अशुद्धि परमाणुओं की संख्या पहले लिख रहा हूं, ठीक है, और अर्धचालक परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना? 1:8। मतलब अशुद्धि परमाणु कितने? 1, और उन एक अशुद्धि परमाणु के लिए मूल अर्धचालक परमाणु की संख्या कितनी? 10⁸। कहने का मतलब ये है बच्चों, आप समझना, इसका मतलब ये है कि 10⁸ अर्धचालक परमाणु या फिर 10⁸ सिलिकॉन में यदि एक अशुद्धि हो, ठीक है, 10⁸ तो सिलिकॉन परमाणु और उसमें सिर्फ कितनी? एक ही अशुद्धि हो, तो फिर ये वाला पूरा का पूरा सिलिकॉन क्या माना जाता है? नियत अर्धचालक। या फिर 10⁸ जर्मेनियम के अंदर सिर्फ एक ही अशुद्धि परमाणु हो तो वो भी क्या होगा? नियत अर्धचालक होगा, शुद्ध अर्धचालक होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बात ये समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक। तो ये ध्यान में रखेंगे। डन हुआ? अब ये समझिए कि इनके लिए हम क्रिस्टलीय संरचना कैसे बनाते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है। ये एग्जाम में आया हुआ बिंदु है। क्या भाई? कि इनकी संरचना कैसी होती है, क्रिस्टलीय संरचना। तो हम बोलते हैं इनकी क्रिस्टलीय संरचना, अब ये ध्यान में रखना, समचतुष्फलकीय होती है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, समचतुष्फलकीय। इंपॉर्टेंट है, समचतुष्फलकीय होती है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो हमने बोलना है बच्चों कि जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 14 है, सभी को पता है। और जब जर्मेनियम की बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 32 है। अरे यही तो है। चलिए, तो जब आप बात करें इसको देखें कैसे इसे अरेंज किया जाएगा, तो हम बोलते हैं, समझना इस चीज को, इसे कुछ ऐसा लिखा जाए 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 2 4 4 6 10 14 करने हैं, फिर 3s2 और 3p2। आप देखेंगे कि इस तीसरे वाले अक्षर में कितने? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब यहां पर आओ,
इसके अंदर क्या होगा, इसमें हम बोलते हैं 1s2, फिर 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6 3d10। अरे एसपीडी चलता है ना। चलिए तो गौर करो, 10 यहां पर और 10 यहां पर, 20 हो गए। 20 और 8 कितने हुए, 28। बचे कितने, 4 बचे ना, वो किस में जाएंगे, आंसर है 4s2 4p2 इसमें। ठीक है, इस तरीके से आप वापस से देखेंगे यहां पर भी 4 ही है। आप कह सकते हैं कि इनकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि 4 ही बाह्य कक्षक में चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। और एक सिलिकॉन परमाणु अन्य 4 सिलिकॉन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है। जर्मेनियम जर्मेनियम के बीच में कैसा बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूं आपको, समझना आप। तो हम बोलते हैं कि अर्थात ये चतुसंयोजी होते हैं, संयोजी होते हैं, क्योंकि इनके बाह्य कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यह भी स्पष्ट है कि एक सिलिकॉन परमाणु अन्य 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। अथवा एक जर्मेनियम परमाणु अन्य 4 जर्मेनियम परमाणुओं से सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। ठीक है ये बात तो डन। चलिए अब हम काम करना चालू करते हैं कि इनकी संरचना हमें दर्शानी कैसी है बच्चों। ये मिटा दूं, जो मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, उसे उतार ही लीजिएगा, वो आपके नोट्स का भाग होना चाहिए। देखिए अगर मैं सिलिकॉन की ही संरचना बनाऊं, सिर्फ सिलिकॉन की, तो ये क्या होगा, तो ये समझिए कि यहां पर एक सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन हमने ऐसे बनाना है। सिलिकॉन को ऐसा ही से प्रदर्शित किया जाता है, सभी को पता है, अरे पता है ना बच्चों। ये सिलिकॉन कितने बाह्यतम कक्षक में, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सभी में आप 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए।
ये मैंने ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक, अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में सहसंयोजक बंध बनना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होना चाहिए, साझा होना चाहिए, ताकि बाह्य कक्ष क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, है ना। ठीक, तो हम बोलते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में साझा करेगा, ये वाला इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में, ये इधर वाले किसी दूसरे इस तरफ सिलिकॉन से कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ये वाला इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में, ऐसे इसका देखोगे तो इसके लिए अगर मैं समझाऊं तो ये देखो, ये इन दोनों के बीच में साझा हुआ। ठीक है, आप चाहे तो एक सीधी लाइन पे खा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बस इससे डायग्राम थोड़ा सुंदर दिखने लग जाता है जी, ऐसा। ठीक है, इन दोनों के बीच में साझा हुआ, यहां से इनके बीच में साझा हुआ, और यहां से इनके बीच में साझा हुआ, जिससे संयोजक बंध बन गया। ठीक है, तो आप गौर करोगे कि इसका भी अष्टक पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं अगर ये साझा कर लेता है तो, 4 इसके खुद के, 4 रहने से। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हमने बोलना है ये सहसंयोजक बंध, भगवान करे ये रेड वाला आपको दिखाई दे। है ना, यहाँ पर कोई दूसरा सिलिकॉन होगा। ठीक है, इस तरीके से ये एक ही पेन से बनाना, मैंने तो बस अलग दर्शाने के चक्कर में ऐसा दर्शाया है। ठीक, तो जिस तरीके का आप देख पा रहे हैं ना बच्चों, इस तरीके की आपको क्या देखने को मिलेगी, संरचना देखने को मिलेगी। ये सिलिकॉन जो है इस तरीके से बंध बनाता है, और अगर आप जल्दीबाजी में बनाए तो कुछ ऐसा बना दीजिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मोस्टली आप केमिस्ट्री में कुछ इसी तरीके का बॉन्डिंग शो कर देता हूँ। है ना, और पुरानी किताबों में जिनसे हमने पढ़ा है उनमें भी इसी तरीके का सहसंयोजक बंध जो है वो दर्शा रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ये भी बिल्कुल सही है, इस तरीके का काम भी बिल्कुल सही है बच्चों। तो इस तरीके से आप किसको दर्शाएंगे, सिलिकॉन को दर्शाएंगे। मैं एक बार ये चेक कर लेता हूं कि ये दिखाई तो दे रहा है क्या, रेड वाला मार्क, है ना, तो फिर रेड वाला मार्कर भी यूज कर सकते हैं। दिखाई तो दे रहा है। ओके, ये कर लिया इतना। अब देखिए बच्चों, ये नीचे वाला मैं मिटा दे रहा, ये जब आप पढ़ रहे हैं ना, ये ऊपर वाला, ये ऐसा है जिसमें हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा कर रहा है, या फिर एक सिलिकॉन परमाणु दूसरे सिलिकॉन से अच्छे तरीके से साझा कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हमेशा ही ऐसा होता है? तो हम बोलते हैं कि ये वाली संरचना जब है, जब हम शून्य केल्विन या ताप की बात करते हैं, परम शून्य ताप की बात करते हैं, ये पूर्ण तो कुछ अलग की भांति एक तरीके से व्यवहार कर सकता है, जिसके अंदर ये कैसा है, ये अगर मैं इसके लिए संरचना बनाऊं ना, तो इसके लिए जो संयोजी बैंड होगा, है ना, बीबी, ये तो पूरा भरा हुआ है, पूर्णतः भरा हुआ है ना, पूर्ण भरा हुआ। और ये जो ऊपर वाला चालन बैंड है, ये पूर्णतः क्या है, खाली है, इसमें किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भरा हुआ है और ये खाली है, पूरी तरीके से खाली है, और इन दोनों के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल है। सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान ये जो होता है, ये लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर दोगे, आपको एग्जाम में ये बना के आना है, एग्जाम में ये बना के आना है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं, तापमान देते हैं बच्चों, क्या होता है, बंध टूटना चालू होते हैं, सहसंयोजक बंध टूटते हैं। और एक सहसंयोजक बंध के टूटने से बच्चों एक होल और एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों, कि ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये वास्तविकता में टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन उठ करके क्रिस्टल में कहीं और चला जाएगा। लेट्स सपोज करो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट गया, यहाँ पर चला गया वो इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ी, तो अपनी जगह पर वो क्या छोड़ देता है, एक रिक्त स्थान छोड़ देता है।
और यही रिक्त स्थान क्या होता है बच्चों, होल होता है। तो एक होल बना और एक क्या बना, इलेक्ट्रॉन बना, किसके टूटने से, एक सहसंयोजक बंध के टूटने से। ये बंध जो है वो अपूर्ण हो गया, बना तो रखा है अपन ने दर्शाने के लिए, लेकिन ये अपूर्ण बंध है। ठीक, ऐसे ही कोई दूसरा टूट जाएगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इधर आ जाएगा, क्रिस्टल में मूव करने लगेगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन हटेगा, इस इलेक्ट्रॉन की जगह एक रिक्त स्थान क्रिएट हो जाएगा जिसे होल कहा जाता है। अर्धचालकों में जब सहसंयोजक बंध टूटते हैं तो उस स्थान से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाने पर इलेक्ट्रॉन की रिक्तता हो जाती है, एवं यह इलेक्ट्रॉन की रिक्तता ही होल कहलाती है या फिर कोटर कहलाती है। ठीक है, तो ये होल कहां रहे, आंसर क्रिस्टल के अंदर ही रह गए। ठीक है, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये कहां है, ये क्रिस्टल में मूव करने के लिए क्या होते हैं बच्चों, फ्री होते हैं। हालांकि होल्स भी मूव करने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन ये हमेशा सिलिकॉन से चिपटा हुआ रहेगा, सिलिकॉन को छोड़ेगा नहीं, चिपटा हुआ रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये होल हमेशा कहां रहेंगे, संयोजी बैंड में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाने वाले। जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा पा करके उछल करके कहां चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे। कब, जब आप ताप दोगे। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने पर आप बोलोगे दो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से ऊपर चले गए, हम बोलते हैं घूमने के लिए फ्री हो गए। तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो संयोजी बैंड को छोड़े वो कहां चले गए, चालन बैंड में। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा देना जैसा अपने लास्ट वाले में बनाया था, और उन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गए यहाँ से, तो आंसर है यहाँ पर दो होल हो जाएंगे। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे दो होल, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसा शो करते हैं। ठीक है, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एग्जाम में तो वही बनाना है जो पहले बनाया था, एग्जाम में तो वही बनाना है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। सिलिकॉन का आए तो ऐसा, और जर्मेनियम का आए तो अब मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ भाई, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिलिकॉन का बनाया था ना, वैसा बना रहा हूँ अब मैं। ठीक है, तो जर्मेनियम का ऐसा बना करके आना है। ठीक, अब इन दोनों के वर्जित ऊर्जा अंतराल को डिस्कस करते हैं बच्चों। अभी हम सिर्फ नेज अर्धचालकों की ही बात कर रहे हैं, और आज सिर्फ नेज अर्धचालकों की ही बात करेंगे देखा जाए तो। हाँ भाई, इन दोनों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल, तो ये बात ध्यान में रखना, जब अशुद्धियां मिश्रित नहीं है, मतलब नेज अर्धचालक की बात करते हैं तो हम बोलते हैं सिलिकॉन हेतु, सिलिकॉन हेतु वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल ईजी, और वो भी किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। ये होता है लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लमसम होता है। जबकि जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम हेतु वर्जित ऊर्जा अंतराल वो क्या होता है, आंसर है डेल ईजी, वर्जित ऊर्जा अंतराल। किसकी बात कर रहे हैं, जर्मेनियम के लिए, यहाँ जी ई लिख दिया। ये होता है लगभग 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 0.7 भी लिखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक, अब गौर कीजिए, सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल ज्यादा है, जबकि जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है, कम है। वर्जित ऊर्जा अंतराल का आप एक मतलब और क्या ले सकते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया परिभाषा के रूप में, एक आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मतलब ये भी है कि उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है
उस संयोजी इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है। अगर किसी भी सिलिकॉन वाले परमाणु को या क्रिस्टल को हम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दें तो उसका इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किस में चला जाएगा? चालन बैंड में चला जाएगा। ऐसे ही जर्मेनियम के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जर्मेनियम वाले क्रिस्टल को हम दे देते इतनी ऊर्जा तो एक जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किस में चला जाता? चालन बैंड में चला जाता। ये बात ध्यान रखना। वर्जित ऊर्जा अंतराल को आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इतनी ऊर्जा दोगे तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा और उसकी कंडक्टिविटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ क्या? वर्जित ऊर्जा अंतराल। चलिए, जब ऊर्जा अंतराल की बात ही कर ली तो इनके लिए मतलब नेज अर्धचालकों के लिए यदि ऊर्जा बैंड डायग्राम, इस डायग्राम को वैसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा बैंड डायग्राम। किसके लिए? किसके लिए? नेज अर्धचालकों के लिए। कैसा बनाओगे? कुछ ऐसा, ऐसा बनाओ। यहां डेल Eg लिखो या फिर इसको Ec लिखो, इसे Ev लिखो और इसे चालन बैंड लिखो, इसे संयोजी बैंड लिखो। ठीक, अब ये बात तो ध्यान रखना, जितने संयोजी बैंड में होल्स होंगे, जितने संयोजी बैंड टूटेंगे, है ना, तो जितने होल बनेंगे उतने ही चालन बैंड में क्या होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि सहसंयोजक बैंड के टूटने से ही होल और क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स का निर्माण होता है। तो हमने बोलना है कि अगर यहाँ पे दो बैंड टूटे तो दो तो इलेक्ट्रॉन बने और दो ही होल्स बने। यही तो हुआ। होल्स कहां पर? संयोजी बैंड में होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहां पर? चालन बैंड में होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक चीज और आप बनाओगे, ये बिल्कुल बीचों बीच बनानी है, ये डॉट 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 वाली लाइन, और ये होता है EF, फर्मी ऊर्जा स्तर। ये फर्मी ऊर्जा स्तर वहां की ओर शिफ्ट हो जाता है जहां आवेश वाहक अधिक होते हैं, जिनके कारण धारा बहती है। और ये बात ध्यान में रखना, अर्धचालकों में धारा इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी बहती है और होल्स के कारण भी बहती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स धनावेशित और इलेक्ट्रॉन्स ऋणावेशित होते हैं और होल्स धनावेशित होते हैं। चलिए, अब मैंने आपको बोला फर्मी ऊर्जा स्तर वहां की ओर जाता है जहां आवेश वाहक अधिक होते हैं। तो आप देखेंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर है उतने ही होल्स नीचे की ओर है, दोनों में बराबर है। तो बेचारा फिर ये फर्मी ऊर्जा स्तर बिल्कुल बीचों बीच में अपने आप को क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये दिमाग में रह जाएगा। फर्मी ऊर्जा स्तर किसके बीच में होगा? वर्जित ऊर्जा अंतराल में उच्च चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा तथा संयोजी बैंड की उच्चतम ऊर्जा के मध्य उपस्थित होता है। ठीक, ये देन हुआ। और इनके लिए आप डेल Eg का मान वही लिखोगे जो मैंने बताया था। क्या भाई? कम। किससे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। ज्यादा किससे? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और फिर चाहो तो सिलिकॉन और जर्मेनियम वाला नीचे लिख दीजिएगा, बहुत बढ़िया इंप्रेशन आता है। ये किसके लिए हमने ऊर्जा बैंड डायग्राम बनाया? नेज अर्धचालकों के लिए। ठीक है, ये बात ये क्लियर हुआ। चलिए, अब नेज अर्धचालकों में आगे वाला भाग, एक क्वेश्चन ये आता है, समझना इस चीज को। चलो पहले तो मैं लिख देता हूं वो लाइन। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि नेज अर्धचालकों में होल्स की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। या एकांक आयतन में उपस्थित होल्स की संख्या एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के तुल्य होती है। ठीक है, जिन्हें हम आवेश घनत्व भी बोलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई, है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सारी अब इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या लिखना है बच्चों? नेज अर्धचालकों में मुक्त
इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या फिर संख्या घनत्व भी आप लिख सकते हैं, या फिर और क्या, संख्या घनत्व। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, की संख्या मुक्त होल्स, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, कोटर की संख्या या फिर संख्या घनत्व के तुल्य होती है। ये बात ध्यान में रखना, दोनों की संख्या बराबर होती है। अब समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को मैं Ne लिखूं और होल्स की संख्या को NH लिखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। और इन्हें वैसे संख्या घनत्व बोलते हैं, है ना, या फिर आवेश घनत्व भी आप कह सकते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एकांक आयतन में उपस्थित होलों की संख्या, तो आवेश घनत्व हो गया। आयतन की बात करें तो फिर घनत्व निकाल रहे, आयतन का भाग लगा रहे हो संख्या में, ठीक है। तो ये संख्या घनत्व है वास्तविकता में, और ये दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं बच्चों। चलिए फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और काम करता है कि ये दोनों बराबर हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं नेज अर्धचालकों में आवेश वाहकों का घनत्व। समझिएगा, नेज अर्धचालक में आवेश वाहकों का घनत्व या फिर संख्या घनत्व, जिसे Ni लिखते हैं, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, इन पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों और होलों की संख्या, ठीक, ये Ni होगा। और इसका क्या वर्ग बराबर होता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और होल्स की संख्या घनत्व के गुणनफल के। एक तो ये चीज ध्यान में रखोगे। दूसरा, हालांकि ये दोनों तो बराबर होते हैं तो Ni ही आएगा, है ना। कुल मिलाकर के Ni का मान Ne के और NH के बराबर होता है, तभी जाके तो ये आएगा, ठीक है। चलो, मेन इंपॉर्टेंट भाग तो ये है, ये फॉर्मूला है। हालांकि ये पूछा जाएगा नहीं, तो अगर किसी को नहीं भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे परेशान मत होना, ठीक है। ये कितना होता है, a T⁵ जहां T कैपिटल परमताप है और a कोई भी रैंडम नियतांक है, फिर E माइनस डेल Eg क्या बच्चों, वर्जित ऊर्जा अंतराल, और यहाँ पर लिखा जाता है 2kT, के बोल्ट्जमान नियतांक और T परमताप ही है, लिख लीजिएगा। और ये Ni क्या है, ये नेज अर्धचालक में आवेश वाहकों का घनत्व है, या फिर एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहकों की संख्या। Ni क्या है, चलो मैं लिख देता हूं, नेज अर्धचालक में या शुद्ध अर्धचालक में, नेज अर्धचालक में एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त आवेश वाहकों की संख्या, आवेश वाहकों की संख्या, ठीक है। एक कोई भी अन्य नियतांक है, T परमताप है, लिख लीजिएगा, Eg वर्जित ऊर्जा अंतराल है, K बोल्ट्जमान नियतांक है, ठीक है। इस चीज को आपको लिख लेना है यहाँ पर। ये फॉर्मूला वैसे पूछा नहीं जाता, तो अगर आपको याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं बच्चों कि देखिए, वर्जित ऊर्जा अंतराल तो फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे सारा का सारा काम T पे निर्भर कर रहा है, ताप के ऊपर। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा ये घात क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और यहाँ पे बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर के बढ़ने पर क्या होगा, मुक्त आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होती जाएगी।
और जैसे जैसे आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होगी वैसे वैसे धारा बहना भी आसानी से चालू होगी। तो तापमान बढ़ाने पर आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है, आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है बच्चों, हमें ये पता चलता है कि उनमें धारा आसानी से बहने लगती है। ठीक है, चलिए वो बाद में फिर देखते रहेंगे अपन। ये मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, अब सवाल, दो सवाल जो सामान्यतः नेज अर्धचालकों पर पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है, इनके ऊपर तो आप आईएमपी लगा ही लीजिएगा। चलिए ये उतारो एक बार के लिए, मैं चेक कर लेता हूँ और वो दो सवाल आपको करवाता हूँ और आज फिर नेज अर्धचालकों के साथ में ही वीडियो को खत्म कर देते हैं, है ना। हटा दूं? ओके। ये बात ध्यान में रखना, इनकी चालकता कम होती है, इसलिए नेज अर्धचालकों का उपयोग भी नहीं किया जाता। हम शुद्ध अर्धचालकों का उपयोग नहीं करते हैं कि युक्ति को बनाने के लिए, हम अशुद्ध या फिर अद्रव्य अर्धचालकों का उपयोग करते हैं या बाह्य अर्धचालकों का उपयोग करते हैं क्योंकि उनकी चालकता अधिक होती है। कोई आपसे पूछे कि अर्धचालकों के अंदर धारा प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण, मुक्त होल्स के कारण, दोनों के कारण या निम्न में से कोई नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना, अर्धचालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण होता है ना। चलिए जो मैं सवाल बता रहा था वो समझिए, क्वेश्चन जो आता है, पहला क्वेश्चन, नेज अर्धचालकों में नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स की संख्या का अनुपात कितना होता है। कितना होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान में रखिएगा, ये मैं वैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले करवा चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स की संख्या के बराबर होती है। तो जब आप इनका अनुपात निकालेंगे तो ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे, तो अनुपात कितना आएगा, 1:1। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और होल्स की संख्या का अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दूसरा, ये सवाल बहुत अच्छा है कि कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम एक ही वर्ग के, आवर्त सारणी में एक ही वर्ग के परमाणु हैं या फिर तीनों ही चतुसंयोजी परमाणु है, ठीक है, या फिर तीनों की संरचना समान है, एक जैसे है, लेकिन कार्बन कुचालक होता है तथा सिलिकॉन एवं जर्मेनियम अर्धचालक। क्यों? क्यों? ये सवाल कॉमनली पूछा जाता है। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, क्या कि परिभाषा ही लिखनी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं।
जब हम बोलते हैं कि कुचालक है तो कुचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। इसका मतलब कार्बन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। और जब हम हीरे की बात करते हैं तो ये लगभग 5.4 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है ना। हीरे के लिए बात करें, ग्रेफाइट तो चालू होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि कार्बन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक एवं लगभग 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य होता है। अर्थात संयोजी बैंड से चालन बैंड तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः यह संभव नहीं हो पाता। मतलब इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जा सकता चालन बैंड में। जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, और लिख देना कितना कितना होता है। ठीक है, अतः अल्प ऊर्जा देने पर भी इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वह संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाता है, अतः ये क्या है? अर्धचालक। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसका सॉल्यूशन आंसर। देखो क्या लिखना है, आप लिख दीजिए वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे पहले डेल ईजी, किसके लिए? कार्बन के लिए। लगभग कितना? 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग लगा के फिर लिख रहे हैं हम। ठीक, फिर डेल ईजी किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। कितना? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर डेल ईजी किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। कितना? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे अवरोही या फिर आरोही क्रम में जचा दीजिए कि डेल ईजी किसका? जर्मेनियम का सबसे कम है। फिर डेल ईजी किसका? सिलिकॉन का। और सबसे ज्यादा वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान किसका है? कार्बन का है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित करने हेतु अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः यह कुचालकों की भांति व्यवहार करता है। जबकि सिलिकॉन एवं जर्मेनियम हेतु वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कम होता है। अतः कम ऊर्जा देने पर भी इनमें इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं एवं ये धारा का चालन कर पाते हैं। अतः ये अर्धचालक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका आंसर दे करके आना है। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव पैटर्न है, इससे ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता बच्चों।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे और किस तरीके से आपको निज अर्थचालक को डील करना है वो भी समझ में आ गया होगा। समझ में आया ना बच्चों? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी आपको तो बच्चों क्या करना है, आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा। ठीक है, और क्या करना है, वो जो ऐड आ रहे हैं उनको क्लिक कर दो तो ठीक रहेगा, है ना, थोड़ा सा कर देना प्लीज। चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर।